अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने आयन के बारे में पढ़ा। आयन की दो कैटेगरीज, जिसके अंदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन थे। पॉजिटिव आयन किस तरीके से बनता है हमने इसको देखा। पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन के अंदर एनर्जी के अंदर क्या चेंज आता है, मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है। उसके अलावा पॉजिटिव आयन कैसे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और कितने हो सकते हैं, उनकी तादाद कितनी हो सकती है। +1 हो सकता है, +2, +3, 5, 6, +7 तक। और इसके साथ मैंने आपसे कहा था कि नेगेटिव आयन फॉर्मेशन में भी मोर और लेस इसी तरह का प्रोसेस होता है। बस फर्क क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन ने आना है। पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन में एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, जबकि नेगेटिव आयन फॉर्मेशन में या एनायन फॉर्मेशन के अंदर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब उसके साथ एक छोटी सी बात जो मैं कल जाते जाते कह गया, और चूंकि टाइम लिमिटेशन थी तो उसको मजीद मैं नहीं एलैबोरेट कर सका, तो आज उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसके साथ एक छोटा सा आर्टिकल है मॉलिक्यूलर आयन का, उसको डिस्कस करेंगे। कल मैंने एक रिलेशनशिप आपको बताया था जो कि था अट्रैक्शन। इसका रिलेशन होता है एनर्जी के साथ इनवर्स, और ये जो रिलेशनशिप है ये आगे स्टेबिलिटी के साथ आ जाएगा। हम पहले इस दोनों चीजों को देखते हैं। मैंने कहा था जब भी किसी सिस्टम के अंदर अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन का मतलब है कोई भी पॉजिटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अगर अट्रैक्ट करता है तो इस अट्रैक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, और जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी उतनी ही स्टेबिलिटी भी ज्यादा आएगी। इसका मतलब है अट्रैक्शन और एनर्जी का तो आपस में इनवर्स रिलेशन है। या इसको आप एक और सेंस के अंदर देख लें। आपके पास हम एक ग्राफ डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ जब आप इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर से निकालते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन के निकलने की एक वजह शील्डिंग इफेक्ट भी होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है, उसको रिपल्शन का सामना करना पड़ रहा है। वो वाले इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान मौजूद है। ये देखिए, ये अगर न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग कहते हो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिकली यहाँ पर रिपल्शन होती है, और इसी रिपल्शन की वजह से, और प्लस ये भी है कि आप एनर्जी भी दे रहे हैं, तो जब एटम ऑटोमेटिकली एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी के एब्जॉर्ब करने से भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन ये हर केस में नहीं होता, कुछ केसेस के अंदर, मतलब हर केस से मतलब ये है कि एटम्स ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो फिर उनको क्या जरूरत है एनर्जी एब्जॉर्ब करने की। बच्चों ये देखें, जैसे सोडियम है, अगर इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है तो लूज करने से उसको स्टेबिलिटी आ जाती है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हो जाती है। लेकिन पहले तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है। अब जब वो पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन को वो अपने शेल के अंदर से निकाल देगा, तो उसके बाद जब वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा तो उस बॉन्डिंग के दौरान निकलने वाली जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा होगी जो कि कंपेंसेट हो जाएगी एब्जॉर्ब की गई एनर्जी को। इसको मैं ऐसे ही आपको समझाता हूँ कि पहले वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। अब ये जरूरी है क्योंकि उसने अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आना सोडियम ने, लेकिन उसके बाद जब वो बॉन्डिंग करेगा तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन से भी नीचे चला जाएगा, तो ओवरऑल उसको स्टेबिलिटी ही मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से भी स्टेबिलिटी आती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि चूंकि वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब एनर्जी का ताल्लुक आगे आ जाता है स्टेबिलिटी के साथ। अब
इनवर्स। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा रखनी पड़े या आप चाहेंगे स्टेबिलिटी, कोई एटम बहुत ज्यादा स्टेबल हो, कोई स्पीशीज बहुत ज्यादा स्टेबल हो, तो उसके लिए जरूरी है कि उसकी एनर्जी बहुत ही कम हो। जब एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और एनर्जी कम कब होगी? जब उसके दरमियान अट्रैक्शन होगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप दोबारा से नेगेटिव आयन फॉर्मेशन में भी देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? ये जस्ट इतनी सी बात मैं बताता हूँ, बाकी रीडिंग है उसको आप देख लीजिएगा। सपोज कर लें ये एक एटम है, कोई भी एटम है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एटम के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अब न्यूक्लियस इसको अलाउ करेगा तो ये आएगा। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान क्या हो रही है? अट्रैक्शन। न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, और जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो ये एटम का हिस्सा बन जाएगा। अब इसी अट्रैक्शन के दौरान क्या रिलीज होगी? एनर्जी। अट्रैक्शन के दौरान क्या रिलीज होगी? एनर्जी। और बेटे इसी एनर्जी के रिलीज होने की वजह से हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी आ रही है। क्यों? देखें, एनर्जी रिलीज हुई, इसीलिए हम इस प्रोसेस को भी क्या नाम देंगे? एक्सोथर्मिक। नेगेटिव आयन फॉर्मेशन कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि उसमें इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान क्या होती है? अट्रैक्शन। उस अट्रैक्शन के दौरान रिलीज होगी एनर्जी, उस एनर्जी के रिलीज होने की वजह से क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी एनर्जी कम होगी, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जितनी रिपल्शन ज्यादा होगी उतनी एनर्जी इंक्रीज होगी, उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इन तीनों चीजों को आप कोरिलेट कर सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर सकता हूं, अट्रैक्शन ज्यादा, उससे एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर रिपल्शन ज्यादा हो रही है तो रिपल्शन ज्यादा होने से एनर्जी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो उससे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये ओवरऑल आपने जनरल एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एनर्जी का, स्टेबिलिटी का और अट्रैक्शन और रिपल्शन का। अब जो हमारा आज का आर्टिकल है बहुत ही छोटा सा है, वो भी इससे ही रेलेवेंट है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक डेफिनेशन है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन आए तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको आप एनाइन बोलेंगे, और अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन चले जाता है तो आप उसको कैटाइन बोलेंगे। सेम केसेस जो है ये आप मॉलिक्यूल्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। सपोज करें आपके पास एक मॉलिक्यूल है M, तो बच्चे अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटर हो या यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाए तो इलेक्ट्रॉन के आने से ये मॉलिक्यूलर एनाइन बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के जाने से ये मॉलिक्यूलर कैटाइन बन जाएगा। अब आप इसकी एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर कैटाइन। अब इसको नाम देंगे मॉलिक्यूलर कैटाइन, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये इसकी एग्जांपल आ सकती है। इसके अलावा CH4 आ सकता है, मैथाइन इसको आप कह सकते हैं, मीथेन से मैथाइन। लेकिन यूजुअली जो नेगेटिव आयंस होते हैं मॉलिक्यूल्स के केस के अंदर, यानी मॉलिक्यूलर एनाइन, उनकी एग्जांपल्स कम है। अब ये कैसे बनते हैं? तीन चीजें इनको बना सकती हैं। पहली, इलेक्ट्रॉनिक बीम, एक्सरेज एंड अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स आप जानते हैं हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये पार्टिकल्स हैं। हीलियम +2 का मतलब है कि हीलियम के अंदर से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। आपने 9th क्लास में भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि जस्ट ये पॉजिटिव चार्ज ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक बीम अगर आप फॉल करवाएं मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो उससे बनने वाले जो आपके पास स्पीशीज होंगी वो जो है वो आपके पास मॉलिक्यूलर कैटाइन होगी। एक्सरेज, अल्फा पार्टिकल, इन केस अगर आप लोगों को याद हो कैथोड रेज डिस्कवरी के अंदर भी आपने इस चीज को डिस्कस किया था
कि कैथोड से कुछ रेडिएशन जो है वो निकलती हैं और जाकर वो गैस को आयनाइज करती हैं। अब वो जो गैस है बच्चों वो भी किस फॉर्म के अंदर होती है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर होती है। और जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज लगेगा और ये रहा इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ पर आप शो कर देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन है जो कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जो कि इसको इसके ऊपर बम्बार्ड किया जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देगा। आपने एनोड रेस को भी पढ़ा था, केनाल रेस को भी पढ़ा था कि जिसके अंदर जो रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर जब दोबारा से कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स फॉल करते हैं तो इनके फॉल करने से ये जो गैस के न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करना शुरू कर देते हैं। यानी ये क्या करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये बाद में केटायनिक फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। इसीलिए आपने एक लाइन भी पढ़ी थी कि एनोड रेज जो गैस की नेचर पे डिपेंड करती है, जबकि कैथोड रेज डिपेंड नहीं करती। जितना इनका साइज बड़ा होगा उस लिहाज से बनने वाला जो रिजल्टिंग आपका जो फाइनल स्पीशीज होगी वो भी उसके लिहाज से। अगर आप छोटे साइज की गैस यूज करेंगे जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है तो उससे जो कैटायन बनेगा वो भी स्मॉल साइज का होगा। और अगर आप कोई लार्जर साइज वाली गैस यूज करते हैं तो डेफिनेटली उससे बनने वाला जो कैटायन होगा मॉलिक्यूल का वो भी बड़े साइज का होगा। तो याद रहे एक्सरेज की मदद से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बीम से कर सकते हैं या अल्फा पार्टिकल्स की मदद से। जब भी किसी गैस मॉलिक्यूल के ऊपर आप उनकी बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो उससे ये मॉलिक्यूलर आयन जो है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा एक टेक्निक है स्पेक्ट्रोमेट्री, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 दिन के बाद इस टेक्निक को डिटेल से देखेंगे। स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक है, एक एनालिटिकल टेक्निक है। इसके अंदर भी ये जो गैस के आयंस हैं ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। आप इसके अंदर किसी गैस को रखें, आप स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे नियॉन गैस के बारे में कि जो नियॉन गैस है ये आपने एटॉमिक नंबर इसका 10 होता है, इसके भी आप पॉजिटिव चार्ज वगैरह वहां पर बनाएंगे और उनसे फर्दर जो भी इसकी डिस्कशन है वो हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे आइसोटॉप के हवाले से। लेकिन मैं स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर भी आप इन गैस मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करवा सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर आयन क्या है, क्योंकि इसको रैप अप करते हैं। जिस तरीके से एक एटम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रख सकता है, सिमिलरली एक मॉलिक्यूल भी ये फिनोमेना शो कर सकता है। जैसे एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो कैटायन बनाएगा, इस तरह मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूलर कैटायन बनाएगा, मॉलिक्यूलर एनायन बनाएगा। इसके अंदर 3 एग्जांपल जो बुक में गिवन है वो नाइट्रोजन, क्योंकि ये गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, मीथेन भी गैस है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसके इनके इलेक्ट्रॉन्स को यहां से इन्होंने रिमूव कर दिया। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि यार यहां पर ये क्या ऐसा है, CH4 पॉजिटिव कैसे है, तो ये इस तरीके से होता है कि कार्बन के बॉन्ड होते हैं 4 और हर एक हाइड्रोजन जो है वो सिंगली बॉन्डेड है। तो जब ये रेडिएशंस इन बॉन्ड्स के ऊपर फॉल करती है ना तो बच्चों होता ही है कि यहाँ से बॉन्ड के टूटने से डिस्पोज कर ले कि ये जो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का है, क्रॉस वाला जो है वो कार्बन का है। जब ये फॉल कर जाएगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में रहेगा और इसी मॉलिक्यूल के ये अराउंड घूमता फिरता रहेगा। केमिस्ट्री के अंदर इस चीज को हम लोग बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड। आप हमेशा डबल मतलब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से पढ़ते हैं ना, लेकिन अगर आप बहुत ही डेप्थ के अंदर जाएं तो एक कॉन्सेप्ट ये भी यूज किया जाता है सिंगल इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसको 2 एटम्स साइमल्टेनियसली शेयर कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये आपके पास कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइम शॉर्टेज की वजह से आर्टिकल्स इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस किए जा सकते। अगर कोई इससे रेलेवेंट क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को मेंशन किया करें कि इस आर्टिकल के अंदर ये मसला आ रहा है तो इसका आंसर दे दें अगर कोई आ जाए। तो मैं अपना नंबर भी मेंशन कर देता हूँ, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो इस पे रब्ता करें। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।